हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कहानी कोड पर। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं माय वैम्पायर सिस्टम की ज़बरदस्त कहानी और आज का चैप्टर है चैप्टर 46 द डिफरेंस। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कैसे क्विन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था और कैसे मोमो ने एक ऐसी एबिलिटी दिखाई जिससे लग रहा था जैसे वो फ्यूचर देख रहा हो। आज के चैप्टर में हमें ना सिर्फ उस एबिलिटी का सच पता चलेगा बल्कि ये भी समझ आएगा कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच का असली डिफरेंस क्या होता है। तो बिना किसी डिले के चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्विन का अंदाजा गलत नहीं था। मोमो सच में फ्यूचर देख सकता था, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड्स आगे का। और ये कोई मूवी जैसा क्लियर फ्यूचर नहीं होता था। मोमो की एबिलिटी उसकी आंखों के थ्रू एक्टिवेट होती थी। जैसे ही वो एबिलिटी ऑन करता, उसकी विजन बदल जाती। उसके सामने जो भी होता, इंसान हो या ऑब्जेक्ट, उसका आउटलाइन दिखने लगता जो बताता था कि अगले 2 सेकंड्स में वो क्या करेगा। इसीलिए जब मोमो का बैक टर्न था और एक ब्लैक बॉल उसकी तरफ आई थी तो उसे पूरी बॉल नहीं दिखी, बल्कि उस बॉल का आउटलाइन महसूस हुआ जैसे वो बॉल उसके बॉडी को छूने वाली हो। बस इसी फीलिंग की वजह से मोमो ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अपना सर हटा लिया। और क्विन के साथ भी यही हो रहा था। क्विन के मूव करने से 2 सेकंड्स पहले ही मोमो को क्विन का आउटलाइन दिख चुका था। कहां से आएगा, कैसे अटैक करेगा। ये एबिलिटी पावरफुल थी लेकिन इजी नहीं। सिर्फ फ्यूचर देख लेने से कोई फाइटर नहीं बन जाता। मोमो ने अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और रिएक्शन टाइम को सालों तक ट्रेन किया था, तब जाकर वो इस एबिलिटी का सही यूज कर पाया। इसी वजह से मार्केट प्लेस में अवेलेबल होने के बावजूद ज्यादा लोग इस एबिलिटी को चूज नहीं करते थे। पर मोमो उनमें से था जो इस एबिलिटी को परफेक्ट वेपन बना चुका था। और क्विन अकेला नहीं था जिसने ये बात समझ ली थी, रातिन भी समझ चुका था। फर्क नहीं पड़ता, तुम जानते हो मैं क्या करने वाला हूं, रातिन चिल्लाया। मुझे बस वो करना है जो तुम ब्लॉक ही ना कर पाओ। इतना कहकर रातिन सीधा मोमो की तरफ भागा। मोमो ने विप घुमाई लेकिन रातिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और टेलीकिनेसिस से विप को स्लो कर दिया। विप इतनी स्लो हो गई कि रातिन आसानी से उसके ऊपर से जंप करके बच गया। उसी वक्त रातिन के दूसरे हाथ के अराउंड पानी जमा होने लगा। अगला मोमेंट एक तेज वाटर ब्लेड मोमो की तरफ आई। मोमो साइड में हटा और बच गया, लेकिन अगले ही पल एक के बाद एक वाटर स्ट्राइक्स आने लगी। और जैसे ये कम हो, पीछे से 2 और ब्लैक बॉल्स हवा में उड़ चुकी थीं और सीधा मोमो की तरफ आ रही थीं। मोमो ने फ्यूचर देखा। उसे पता था सबसे पावरफुल अटैक्स वाटर वाले हैं, इसलिए उसने जानबूझकर ब्लैक बॉल्स को अपनी पीठ पर लगने दिया और वाटर स्ट्राइक से बच गया। हिट लगते ही मोमो ने तुरंत डिस्टेंस बना ली। मानना पड़ेगा, मोमो बोला। मुझे नहीं लगा था तुम 2 एबिलिटीज यूज कर पाओगे। लगता है तुमने लास्ट टाइम अपना ट्रम्प कार्ड छुपा के रखा था। पर याद रखना, तुम अकेले नहीं थे जो लास्ट टाइम होल्ड बैक कर रहे थे। विप मोमो के राइट हैंड में थी और उसके लेफ्ट हैंड में रोशनी के छोटे छोटे पार्टिकल्स जमा होने लगे। धीरे धीरे एक और विप बनी, लेकिन ये अलग थी। ये विप जिंदा लग रही थी, सिर्फ पकड़ने से ही वो सांप की तरह हिला कर रही थी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, मोमो बोला। फर्स्ट ईयर्स और सेकेंड ईयर्स के बीच का असली डिफरेंस। दूर से फाइट देख रही एरिन के बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन हुई। तो आखिर उसके पास भी है एक सोल वेपन, एरिन ने सोचा। उधर लैला ने मौका देखा और बाकी सेकेंड ईयर से निकलकर क्विन के पास पहुंच गई। क्विन बुरी तरह इंजर्ड था, चल तो सकता था पर फाइट के काबिल नहीं। तुम्हें ब्लड चाहिए? लैला ने धीरे से पूछा। नहीं, मैं डेंजर में नहीं हूं, बस यहां सबके सामने कुछ रिवील नहीं करना चाहता। लैला ने वर्डन की तरफ देखा। तुम्हारा दोस्त, मानना पड़ेगा, काफी स्ट्रांग है। क्विन भी देख रहा था। वर्डन का फाइट करना ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले भी ये सब कर चुका हो, बार बार। 2 एबिलिटीज, बिना थके, बिना हेजिटेट किए। क्विन को समझ आ गया वर्डन भी अपने सीक्रेट्स छुपा रहा है, बिल्कुल उसकी तरह। और फिर भी भागने की बजाय वो मदद करने आया था। एक दिन क्विन ने मन ही मन सोचा, मैं ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। अब मोमो के हाथ में सोल वेपन थी। उसकी कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर चली गई। उसने सोल विप घुमाई बिजली की स्पीड से। रातिन ने पानी की दीवार बना दी और टेलीकिनेसिस से विप स्लो करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विप दीवार तक पहुंचते ही और लंबी हो गई और सीधा रातिन के हाथ के अराउंड लपेट गई। मोमो ने झटका दिया, रातिन जमीन पर घसीटा गया। अगला मोमेंट दूसरे विप सीधा उसकी पीठ पर गिरी। रातिन ने रोल करके बचना चाहा, लेकिन विप उससे पहले ही जानती थी वो कहां जाएगा। फ्यूचर देखने वाली विप। कई बार लाश लग चुकी थी। रातिन की पीठ खून से भर चुकी थी। आखिरी मूव में रातिन ने छोटी सी वाटर ब्लेड बनाई और अपना ही हाथ काट दिया। हाथ अलग, विप भी अलग। खून बहना चाहिए था, लेकिन रातिन टेलीकिनेसिस का यूज करके अपना खून फोर्सफुली रोक रहा था। एनर्जी इतनी ज्यादा लग रही थी कि वो खुद नहीं जानता था कितनी देर और झेल पाएगा। साला, रातिन चिल्लाया। अगर ये बॉडी पहले से इंजर्ड ना होती तो
पर अब तुमने ये कर दिया है, तुम्हें लगता है सोल वेपन से तुम हमें हरा लोगे? उसने गुस्से से कहा। छोटे, अब तुम्हारी बारी है, इस आदमी को नर्क दिखा दो। पर उसी वक्त असेंबली हॉल के दरवाजे जोर से खुले। अंदर एक लंबी सिल्वर हेड औरत आई। उसके पीछे पीटर खड़ा था। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। मैं सबको अभी के अभी रुकने का ऑर्डर देती हूं। जो भी इस कमांड को इग्नोर करेगा उसे सजा मिलेगी। और पूरी फाइट एक पल में फ्रीज हो गई। तो दोस्तों, ये था माय वैम्पायर सिस्टम चैप्टर 46 द डिफरेंस, सिर्फ और सिर्फ कहानी कोड पर। इस चैप्टर में हमने देखा मोमो की फ्यूचर सीइंग एबिलिटी का पूरा सच, सोल वेपन की पावर, और ये समझा कि सेकंड ईयर्स इतने डेंजरस क्यों होते हैं। अगले चैप्टर में एंट्री होगी अथॉरिटीज की, और अब फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं, पॉलिटिक्स और पनिशमेंट की भी होने वाली है। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो कहानी कोड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कहानी कोड पर। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं माय वैम्पायर सिस्टम की कहानी, और आज का चैप्टर है चैप्टर 47 सेकेंड ईयर हेड। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कैसे मोमो ने सोल वेपन निकालकर पूरी फाइट का लेवल ही बदल दिया था, लेकिन उसी मोमेंट अकेडमी की एक अथॉरिटी ने एंट्री मारी और पूरा सीन फ्रीज हो गया। आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि वो कौन थी, सेकेंड ईयर्स के पीछे का असली दिमाग कौन है, और कैसे ये पूरा मैटर सिर्फ स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। तो बिना किसी डिले के चलिए कहानी शुरू करते हैं। पीटर के पास खड़ी वो औरत जैसे ही सामने आई, सबकी नज़र उस पर टिक गई। उसके लंबे सिल्वर बाल कमर तक आ रहे थे, सर पर एक बेरे थी और साइड में एक रेपियर सोर्ड लटक रही थी, टेढ़ी, नोकदार, और ऐसी लग रही थी जैसे किसी बड़े बीस्ट की हड्डियों से बनी हो। उसकी प्रेजेंस ही अलग थी। वो बिल्कुल उस बड़ी बहन जैसी लग रही थी जो मुसीबत में बिना सवाल पूछे तुम्हें बचा लेती है, लेकिन अगर गुस्सा आ गया तो सामने वाले का भगवान भी मदद ना करे। जैसे ही वो हॉल में आई, ऑलमोस्ट हर कोई फ्रीज हो गया। ऑलमोस्ट, क्योंकि एक सेकंड या स्टूडेंट अभी भी गुस्से में था। उसने देखा एरन ने थोड़ा सा गार्ड लूज किया है, और बस दिमाग बंद। वो सीधा एरन की तरफ चार्ज कर गया। पर उससे पहले कि एक सेकंड भी गुजरती, वो औरत स्टूडेंट के बिल्कुल पास थी। किसी को समझ ही नहीं आया कब। अगला सीन, स्टूडेंट जमीन पर पड़ा था और उसके पैर का पिछला हिस्सा खून से भरा हुआ था। ये वहां कैसे पहुंच गई? उसके एंकल देख, क्या उसने किया ये? मोमो ने जैसे ही उस औरत को पहचाना, बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपना सोल वेपन वापस कर दिया। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ एक बात लिखी थी, प्रॉब्लम। अकेडमी में 1 साल रह चुका था मोमो। टीचर्स, ऑफिसर्स, हाई रैंक लोग, सब जानता था। और जो हॉल में खड़ी थी, उससे मेस लेना मतलब खुद के लिए ट्रबल खरीदना। उसका नाम था फे डैलम, अकेडमी की सार्जेंट, और ज्यादातर स्क्वाड ट्रेनिंग उसी के अंडर होती थी। कोई और होती तो भी चल जाता, मोमो ने दांत पीसते हुए कहा, पर ये नहीं। फे की एबिलिटी थी सुपर स्पीड, और मोमो के लिए यह सबसे खराब मैचअप था। 2 सेकंड फ्यूचर देख लो, 10 सेकंड देख लो, जब सामने वाला इतनी स्पीड से मूव करे कि रिएक्ट करने का टाइम ही ना मिले, तो फ्यूचर का कोई फायदा नहीं। और मोमो ये बात एक्सपीरियंस से जानता था। पिछले साल जब फे सिर्फ प्राइवेट थी, तब भी उससे हाथ मिलाने की गलती कर चुका था। जो भी इंजर्ड है तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, बाकी सब अपने डॉर्म्स में जाओ, और जब तक बुलाया ना जाए बाहर नहीं निकलोगे, समझे? फर्स्ट ईयर्स चुप थे। किसी को आइडिया ही नहीं था ये कौन है और सिचुएशन इतनी सीरियस क्यों हो गई। फे ने रेपियर ड्रॉ की, बस इतना ही काफी था। यस मिस, पूरा हॉल एक साथ बोला। वार्डन को हॉस्पिटल ले जाया गया, अपना हाथ उठाए हुए जैसे ग्रोसरी बैग हो। सेकेंड ईयर्स को बिल्डिंग के अलग हिस्से में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। फर्स्ट ईयर्स में सीरियसली इंजर्ड सिर्फ 2 थे, वार्डन और क्विन। इस बार क्विन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कपड़े खून से भरे हुए थे, ब्लड लॉस भी काफी हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो कॉम्बैट से बाहर निकला और 10 मिनट गुजरे, उसका बॉडी अपना काम करने लगा। डॉक्टर हेली ने जैसे ही वार्डन का हाथ वापस अटैच किया, वो क्विन के पास आई, शर्ट उतारने को कहा, और जैसे ही उसने वूंड्स देखे, उसकी आईब्रोज ऊपर चली गई। इतना खून बहने के बाद वूंड्स इतने छोटे कैसे? क्विन थोड़ा ऑकवर्ड हंसा। मेरा एक दोस्त हीलर है, आने से पहले थोड़ा हील कर दिया था। एक और हीलर? हेली थोड़ी सरप्राइज्ड बोली। काफी अच्छा काम किया है, मौका मिले तो उसे यहां भेजना। मुझे मदद चाहिए, और एक स्टूडेंट हीलर होना लग्जरी होती है। श्योर, क्विन बोला, मन ही मन सोचते हुए। हाँ, लेला को ही भेज दूंगा, बिल्कुल। बाकी वुंड्स हील होते ही क्विन बिल्कुल नया जैसा लग रहा था, पर एनर्जी काफी कंज्यूम हो चुकी थी। और तब सिस्टम ने रिमाइंड करवाया, ब्लड बैंक 90 आउट ऑफ 100। क्विन ने ब्लड बैंक से थोड़ा ब्लड कंज्यूम किया, हंगर गायब। कम से कम अगले 2 दिन तक फ्रेंजी का कोई डेंजर नहीं। रूम में वापस आए तो ऑर्डर मिल चुका था, जब तक बुलाया ना जाए कोई बाहर नहीं जाएगा।
कभी कभी कोई प्राइवेट आता, नाम लेता और स्टूडेंट क्वेश्चनिंग के लिए ले जाया जाता। रूम के अंदर थे वार्डन, पीटर और क्विन। थैंक्स यार, टाइम पर सार्जन को बुला लिया, नहीं तो मैं और क्विन दोनों गया काम से। नो प्रॉब्लम, पीटर बोला, लेकिन आवाज में गिल्ट था। वार्डन को हॉल में लाने का आइडिया उसका ही था। सेकेंड ईयर्स का क्या होगा? क्विन ने पूछा। पता नहीं, वार्डन बोला। 1-on-1 होता तो शायद इग्नोर कर देते, लेकिन इतने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, लगता है किसी एक पर ब्लेम डालेंगे। और वही हो रहा था। अकेडमी के इंटीग्रेशन रूम में मोमो एक बड़े मस्कुलर आदमी के सामने बैठा था। उसके 4 आर्म्स इतने बड़े थे जैसे किसी के थाइज। शोल्डर पर रैंक थी जनरल। उसका नाम था ड्यूक किंग, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का हेड। उसी फे को आना था क्या? मोमो गुस्सा निकालते हुए बोला। मैंने वही किया जो आपने कहा था, और अब लगता है सब मेरे ऊपर आएगा। रिलैक्स, ड्यूक खड़े होते हुए बोला। कुछ नहीं होगा, तुम स्टूडेंट्स हो, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। मैं तुम्हारे फेवर में बोलूंगा। सच? मोमो ने थोड़ी उम्मीद से पूछा। सब कुछ मुझ पर नहीं आएगा ना? ड्यूक मोमो के पीछे आया और उसके कान के पास धीरे से बोला। बिल्कुल, बस कोई हमारा छोटा सा सीक्रेट न जान पाए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और मोमो समझ गया, ये कहानी सिर्फ फाइट तक लिमिटेड नहीं है, ये गेम अब और गहरा हो चुका है। तो दोस्तों, ये था माय वैम्पायर सिस्टम चैप्टर 47 सेकेंड ईयर हेड, सिर्फ और सिर्फ कहानी कोड पर। इस चैप्टर में हमने देखा फे डैलम की टेरिफाइंग एंट्री, क्विन का सिस्टम कैसे यूज हो रहा है बिना रिवील हुए, और सेकेंड ईयर्स के पीछे का असली पावर सेंटर ड्यूक किंग। अगले चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा सीरियस होने वाली है, और क्विन के लिए डेंजर सिर्फ एनिमीज नहीं, सीक्रेट्स भी बनने वाले हैं। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी कोड को सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कहानी कोड पर। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं माय वैम्पायर सिस्टम, और आज का चैप्टर है चैप्टर 48 एकेडमी लीडर्स। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कैसे फाइट के बाद पूरा मैटर एकेडमी के हाथ में चला गया था, और अब सवाल ये नहीं था कि कौन स्ट्रांग है, बल्कि ये था कि पावर एक्चुअली किसके पास है। तो चलिए धीरे धीरे एकेडमी के अंदर चल रही असली पॉलिटिक्स को समझते हैं। इंसिडेंट में जितने भी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, उन सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इस लिस्ट में क्विन और वार्डन भी थे। दोनों मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, उनकी एबिलिटीज पर सवाल उठेंगे और शायद उन्हें डाउट की नज़र से देखा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उनसे सिर्फ इतना कहा गया कि जो भी हुआ उसे अपनी नज़र से डिटेल में बताओ। न ज़्यादा सवाल, न शौक, न ही कोई सरप्राइज। यहीं से क्विन को फील हुआ शायद एकेडमी के पास पहले से ही पूरी पिक्चर थी। ये इंटरव्यूज बस एक फॉर्मेलिटी थे। अगला दिन आ चुका था। स्टूडेंट्स के लिए वीकेंड था। क्लासेस नहीं थी। सिटी के अंदर घूमने की परमिशन थी। बस एक रूल क्लियर था, रात के 10 बजे से पहले डॉर्म्स में वापस आना और सिटी के बाहर जाना अलाउड नहीं। स्टूडेंट्स के लिए ये दिन रिलैक्स का था, लेकिन एकेडमी के लीडर्स के लिए नहीं। एकेडमी के टॉप फ्लोर पर एक बड़ा मीटिंग हॉल था। वहीं पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। बीच में एक लंबा टेबल था जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। टेबल के हेड पर 4 सीट्स थीं। उनमें से एक सीट थोड़ी बड़ी थी। ये एकेडमी के कैप्टन की थी। इस वक्त वो खाली थी। उसके बगल की सीट्स पर नॉर्मली 3 जनरल्स बैठते थे। एक तरफ बैठा था ड्यूक किंग, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का हेड। बड़ा सा मस्कुलर बॉडी, हाथ इतने मोटे जैसे किसी के थाइज हों। उसकी प्रेजेंस ही बताती थी कि वो पावर को इंपॉर्टेंस देता है। दूसरी तरफ था नेथन, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का हेड। बिल्कुल ड्यूक का ऑपोजिट, पतला सा, चश्मा पहने हुए, कैजुअल कपड़ों में। इंपॉर्टेंट मीटिंग हो या नॉर्मल दिन, उसका स्टाइल सेम रहता था। और यही बात ड्यूक को सबसे ज्यादा इरिटेट करती थी। दोनों के बीच कभी नहीं बनती थी। तीसरी सीट जो स्टाफ और टीचर्स के हेड की होती है, अभी खाली थी। कुछ देर तक दोनों जनरल्स चुप बैठे रहे। रूम में साइलेंस था, लेकिन वो साइलेंस हैवी था। फिर मीटिंग हॉल के दरवाजे खुले। 8 लोग अंदर आए, सब मिलिट्री यूनिफॉर्म में। सबके शोल्डर्स पर सार्जेंट का रैंक। इनमें लियो द बीस्ट वेपन्स टीचर, फे स्क्वाड हेड और हेली स्कूल डॉक्टर भी थीं। सब अपनी सीट्स पर बैठ गए और मीटिंग ऑफिशियली स्टार्ट हुई। सबसे पहले फे खड़ी हुई। आज की मीटिंग का पर्पस है उन सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के बारे में फैसला लेना जो उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, जिसमें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वार्डन ब्लेड, डेल की क्लास और लियो की बीस्ट वेपन क्लास के स्टूडेंट्स शामिल थे। उसने अपने हाथ के कंट्रोलर का बटन दबाया। सबके सामने एक होलोग्राफिक रिपोर्ट आ गई। स्टूडेंट्स के नाम, इंजरीज, स्टेटमेंट्स, टाइमिंग, सब कुछ। मुझे पता है आप सबने रिपोर्ट्स पढ़ ली होंगी, लेकिन फिर भी मैं जनरल ड्यूक से पूछना चाहती हूं, आपके हिसाब से इन स्टूडेंट्स को कौन सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए? ड्यूक थोड़ा पीछे टिक कर बोला, पनिशमेंट? मुझे तो कोई रीजन नहीं दिखता।
रिपोर्ट के हिसाब से पहला अटैक वार्डन ने किया, सेकेंड ईयर्स ने बस रिटेलिएशन की। ऐसी चीजें एकेडमी में होती रहती हैं। नेथन बिना सीरियस हुए बीच में बोला, अच्छा, तो फिर इतने सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को एक साथ क्यों बुलाया गया? नॉर्मली फाइट्स इग्नोर की जाती हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ड्यूक ने थोड़ा गुस्से में सांस ली, फिर बोला, फाइन, दोनों साइड्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दो। फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स सिर्फ नेसेसरी केसेस में ही मिलेंगे। सेकेंड ईयर्स की पनिशमेंट मैं खुद हैंडल करूंगा। नेथन, तुझे कोई प्रॉब्लम? नेथन ने बस शोल्डर्स उचका दिए। उसका इंटरेस्ट आर्ग्यूमेंट जीतने में नहीं, ड्यूक को इरिटेट करने में था। फिर फे बोली, मैं सभी सार्जेंट्स को एक्स्ट्रा कॉशन लेने के लिए कहना चाहती हूँ। कुछ टाइम पहले ही एक स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है और ब्रैंडन के अनलाइक वार्डन एक ओरिजिनल है। अगर उसकी फैमिली इन्वॉल्व हो गई तो अकेडमी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ड्यूक ने धीरे से बोला, फिल दीज कम। मिलिट्री का ओरिजिनल्स के लिए रिस्पेक्ट कभी रहा ही नहीं। वॉर के शुरू में जब सब मर रहे थे तब ओरिजिनल्स चुप थे। सिर्फ तब सामने आए जब हार पक्की लगने लगी, और तब भी सबने अपनी पावर शेयर नहीं की। उसके बाद हेली खड़ी हुई। मुझे 2 स्टूडेंट्स के अनयूजुअल वूंड्स के बारे में बात करनी है। क्या किसी पोर्टल से कोई बीस्ट एस्केप हुआ है? तुम्हारे फादर ने रिपोर्ट दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ड्यूक बोला, रेडार से भी कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ। हेली बैठते हुए सोच में पड़ गई। अगर बीस्ट नहीं तो फिर वो वूंड्स किस चीज के थे? फिर लियो ने सवाल किया, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के पोर्टल आउटिंग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? सब रेडी है, नेथन बोला। ग्रीन पोर्टल सेलेक्ट किया गया है, बेस ने प्रिपरेशंस कर ली हैं, नेक्स्ट वीक सब स्मूथली होगा। कौन सा प्लैनेट? लियो ने पूछा। स्टूडेंट्स को सनस्क्रीन और सनग्लासेस पैक करने को कह देना। डेस्टिनेशन है प्लैनेट कैलाडी। कैलाडी, एक डेजर्ट प्लैनेट, लो टियर बीस्ट्स, और सबसे खास बात, वहां का दिन और रात का साइकिल अर्थ से बिल्कुल अलग था। 72 आवर्स का एक साइकिल। धूप और गर्मी पसंद करने वालों के लिए पैराडाइज, और क्विन के लिए शायद एक नया नाइटमेयर। तो दोस्तों, ये था माय वैम्पायर सिस्टम चैप्टर 48 अकेडमी लीडर्स, सिर्फ कहानी कोड पर। इस चैप्टर में हमने अकेडमी के अंदर की पॉलिटिक्स, ओरिजिनल्स के लिए नफरत और आने वाली पोर्टल एक्सपीडिशन की ग्राउंड वर्क देखी। अगला चैप्टर क्विन के लिए सिर्फ ट्रेनिंग का नहीं, सर्वाइवल का होने वाला है। अगर आपको नैरेशन पसंद आ रही है तो कहानी कोड को सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी कोड पर। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं माय वैम्पायर सिस्टम और आज का चैप्टर है चैप्टर 49 नेवर बिट्रे। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था पावर, पॉलिटिक्स और एकेडमी के अंधेरों को, लेकिन आज की कहानी सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं। आज की कहानी है दर्द, मजबूरी और बिट्रेयल के उस पॉइंट की जहां इंसान टूट जाता है। सेकेंड ईयर इंसिडेंट के बाद क्विन के दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। हाँ, वो पहले से काफी स्ट्रांग हो गया था, लेकिन अभी भी वो सबसे स्ट्रांग नहीं था। मोमो जैसे लोग पावरफुल थे, लेकिन वो भी फूड चेन के टॉप पर नहीं थे। एकेडमी में ऐसे लोग थे जिनकी पावर मेजर ही नहीं हो सकती थी, ओरिजिनल्स। और कुछ फर्स्ट ईयर्स भी, जैसे वार्डन और एरिन, जो क्लियरली क्विन से आगे थे। अगर क्विन उनके लेवल तक पहुंचना चाहता था तो सिर्फ लकी होना काफी नहीं था, उसे और स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। सबसे इजी तरीका था ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग ब्लड कंज्यूम करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रैंडन की डेथ और रीसेंट इंसिडेंट के बाद एकेडमी की सिक्योरिटी टाइट हो चुकी थी। हर जगह सोल्जर्स, पेट्रोल्स और हर स्टूडेंट पर नज़र। इस वक्त क्विन के लिए लो प्रोफाइल रहना ही बेस्ट ऑप्शन था। इसलिए उसने डिसाइड किया, अगर अभी पावर नहीं बढ़ा सकता तो स्किल बढ़ाऊंगा। सिर्फ एबिलिटीज़ अनलॉक करना काफ़ी नहीं होता, उन्हें कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। और वार्डन को फाइट करते देखकर क्विन को समझ आ चुका था, सिर्फ पावर नहीं, कंट्रोल और टाइमिंग ही असली स्ट्रेंथ होती है। तभी वार्डन की आवाज़ आई, हे, मैं टाउन जा रहा हूँ थोड़ा सामान लेने, तू चलेगा? क्विन थोड़ा हेजिटेट हुआ। उसका प्लान लैला के साथ हैमर स्ट्राइक प्रैक्टिस करने का था, पर सच ये भी था कि काफ़ी टाइम से उसने रिलैक्स ही नहीं किया था। पिछली स्कूल में क्विन अकेला था, कोई दोस्त नहीं, कोई आउटिंग नहीं। अब जब मौका मिला था तो एक दिन का ब्रेक शायद बुरा नहीं था। हाँ, चल ठीक है, क्विन बोला। वार्डन ने पीटर की तरफ देखा, तू भी आएगा? पीटर थोड़े दिन से दोनों से थोड़ा डिस्टेंस बना रहा था। गिल्ट अभी भी उसके दिल में था, पर उसने डिसाइड कर लिया था, अब दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, मैं भी आता हूँ। तीनों टाउन गए, खाना खाया, मूवी देखी, हंसी मजाक की। थोड़ी देर के लिए सब नॉर्मल लगा, लेकिन बाहर निकलते वक्त पीटर की नज़र कुछ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स पर पड़ गई। वही लोग, कैंटीन वाले, हाई लेवल फर्स्ट ईयर्स। उन्होंने पीटर को सिग्नल दिया। पीटर का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। गाइज, मुझे याद आया, मैं किसी से मिलने का प्रॉमिस करके आया हूँ।
पीटर बोला। तुम दोनों एंजॉय करो, मैं डॉम में मिलता हूं। वार्डन और क्विन दोनों को बात थोड़ी अजीब लगी। पीटर, अगर कुछ गड़बड़ है तो बता, वार्डन बोला, मैं हेल्प करूंगा। नहीं, सच में कुछ नहीं है, पीटर जल्दी से बोला। बाय, और वो चला गया। पीटर ने डिसाइड कर लिया था, इस बार वो किसी को इन्वॉल्व नहीं करेगा, जो भी होगा अकेला झेलेगा। वो एक एली में मुड़ा। वहां 5 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स खड़े थे। उनके लीडर का नाम था अर्ल, चिन पर स्कार, आंखों में गुस्सा। मोमो के गैंग के नीचे का बंदा। तुझे आने में टाइम लग गया, अर्ल बोला। अगला ही सेकंड अर्ल ने पीटर को पकड़ के दीवार से दे दिया। टीचर को बुलाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अब मोमो हम सबको सुना रहा है और वजह तू है। पंच सीधा पेट में। पीटर गिर पड़ा, सांस अटक गई। आइसक्रीम अब भी स्टमक में थी और लग रहा था सब बाहर आ जाएगा। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अर्ल ने फिर किक मारी। पीटर का बॉडी कांप रहा था। अर्ल नीचे झुका और पीटर की उंगली पकड़ के स्नैप। चीख, कोई इस विम्प का मुंह बंद करो। कपड़ा मुंह में ठूंस दिया गया। अब एक और काम है, इस बार सही से करेगा, समझा? सिर्फ नॉड कर। पीटर ने सर हिलाने से मना कर दिया। अर्ल का गुस्सा फट पड़ा। मना कर रहा है? पीटर ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। पर हाँ, उनके लिए नहीं। हाँ, अपने डिसीजन के लिए कि वो क्विन और वार्डन को कभी बिट्रे नहीं करेगा। अर्ल ने बिना कुछ बोले एक एक करके उंगलियां तोड़नी शुरू कर दी। हर उंगली के बाद सवाल। अब मान रहा है। हर बार जवाब सर का ना। आखिर 5 उंगलियां टूट चुकी थीं। जेरी, आ इधर, अर्ल बोला। जेरी ने हाथ रखा। हीलिंग एबिलिटी। उंगलियां ठीक, और फिर से तोड़ना। 1 घंटा तोड़ना, हील करना, तोड़ना। दर्द इतना ज्यादा था कि पीटर का दिमाग टूट गया। बिना सोचे उसने हाँ में सर हिला दिया। गुड, अर्ल मुस्कुराया। पहले मान लेता तो इतना सब नहीं होता। इस बार गलती मत करना। पीटर जमीन पर पड़ा था। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ खालीपन था। तो दोस्तों, ये था माय वैम्पायर सिस्टम चैप्टर 49 नेवर बिट्रे, सिर्फ कहानी कोड पर। आज हमने देखा कि बिट्रेयल सिर्फ चॉइस नहीं होता, कभी कभी मजबूरी होता है, और कभी कभी सबसे स्ट्रांग लोग वही होते हैं जो टूट कर भी चुप रहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी कोड पर। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं माय वैम्पायर सिस्टम, और आज का चैप्टर है चैप्टर 50 वी आर गेम। पिछले चैप्टर में हमने देखा था पीटर का दर्द, उसका टूटना और बिट्रेयल की मजबूरी। और आज की कहानी, ये चैप्टर फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। पीटर के जाने के बाद अब सिर्फ क्विन और वार्डन ही बचे थे। दोनों हाई स्ट्रीट पर चल रहे थे, जहां कपड़ों की दुकानें थीं, रेस्टोरेंट्स थे और हर तरफ स्टूडेंट्स घूम रहे थे। एकेडमी स्टूडेंट्स को सिर्फ 10 क्रेडिट्स पर डे मिलते थे, लेकिन जिनके पेरेंट्स अमीर थे उनके लिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। और सच ये था कि ज़्यादातर अमीर स्टूडेंट्स ही ज़्यादा पावरफुल भी होते थे। ये शहर सिविलियंस के लिए ओपन नहीं था, लेकिन जो लोग यहाँ काम करते थे, कुक्स, इंजीनियर्स, एडमिन स्टाफ, बिल्डर्स, उन सबको मिलिट्री ने स्पेशल परमिशन दे रखी थी। वो लोग मिलिट्री के लिए काम करते थे, लेकिन उन्हें फाइट करना ज़रूरी नहीं था। उन्हें सेफ लिविंग, अकोमोडेशन और प्रोटेक्शन मिलती थी। चलते चलते क्विन का दिमाग फिर से उस फाइट पर चला गया, वार्डन वर्सेस मोमो। क्विन ने अचानक पूछा, वार्डन, तू कह रहा था तेरी एबिलिटी रोज रीसेट होती है, लेकिन तूने ये कब बताया कि तू एक साथ 2 एबिलिटीज यूज कर सकता है? वार्डन थोड़ा ऑकवर्ड सा स्माइल किया। क्या मैंने नहीं बताया? वैसे मेरे फैमिली में कुछ लोग 3 एबिलिटीज भी होल्ड कर लेते हैं। क्विन शॉक में आ गया। सच में? फैमिली सीक्रेट है, वार्डन बोला। अगर बता दिया तो या तो तुझे फैमिली ज्वाइन करनी पड़ेगी या फिर मुझे तुझे मारना पड़ेगा। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस हो गया। क्विन समझ नहीं पाया ये जोक था या सीरियस। अरे रिलैक्स, वार्डन हंसकर बोला। पर हाँ, मैं कुछ डिटेल नहीं बता सकता। ओरिजिनल रूल्स। वार्डन एक ओरिजिनल फैमिली से बिलोंग करता था, ब्लेड फैमिली। सिर्फ वही लोग जानते थे कि एबिलिटीज कॉपी कैसे होती हैं, और वार्डन को स्ट्रिक्टली मना था किसी को कुछ भी बताने से। क्विन ने फिर पूछा, पर अगर तू कोई नई एबिलिटी कॉपी करता है तो तू उसे इतनी अच्छी तरह फाइट में कैसे यूज कर लेता है? वार्डन रुक गया। चल तुझे कुछ दिखाता हूं। दोनों चलते हुए एक गेम स्टोर के सामने रुक गए। अंदर गए तो शेल्फ्स भरी हुई थीं, हर टाइप के गेम्स। शॉप के बिल्कुल लास्ट में एक वीआर कैप्सूल लगा हुआ था, टेस्टिंग के लिए। वॉर के बाद टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी थी और गेमिंग भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर थी। वार्डन ने कैप्सूल की तरफ इशारा किया। ये देखा, मैं बचपन से इस पर खेल रहा हूं। क्विन को तब याद आया लियो ने भी किसी वीआर गेम का मेंशन किया था, फाइटिंग एक्सपीरियंस के लिए। एक गेम है, वार्डन बोला, पावर फाइटर। गेम सिंपल था, एक खाली रूम, 2 लोग
और फाइट तब तक जब तक एक हार न जाए। पर सिंपल होने के बावजूद ये गेम ट्रेनिंग के लिए बेस्ट माना जाता था। वीआर कैप्सूल बॉडी के सारे एट्रीब्यूट्स रिकॉर्ड करता था। जो रियल लाइफ में कर सकते हो वो गेम में भी कर सकते हो। बस एक चीज रिकॉर्ड नहीं होती थी, एबिलिटी। वोर्डन ने कैप्सूल के फ्रंट पर हाथ रखा, होलोग्राफिक स्क्रीन आ गई। वेलकम यूजर आईडी वीबी कॉपी। क्विन ने देखा वोर्डन का डमी फाइटर मॉडल, फाइट्स का डेटा, विन्स और लॉसेस। पर वोर्डन ने तुरंत स्क्रीन चेंज कर दी। फिर एबिलिटी टैब ओपन हुआ। लिस्ट एंड ही नहीं हो रही थी। क्विन हैरान हो गया। रुक, तूने तो बोला था गेम एबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं करता। रिकॉर्ड नहीं करता, वोर्डन बोला, पर रियलिज्म के लिए गेम के डेटाबेस में दुनिया की सारी नोन एबिलिटीज अपलोड होती हैं जो पब्लिक हैं। ओरिजिनल एबिलिटीज और अनडिस्कवर्ड एबिलिटीज लिस्ट में नहीं होती, इसलिए वोर्डन अपनी रियल एबिलिटी यूज नहीं कर सकता था। लेकिन वोर्डन बोला, मैं किसी भी एबिलिटी को सिलेक्ट करके प्रैक्टिस कर सकता हूं, चाहे रियल लाइफ में हो या ना हो। तब क्विन को सब समझ आ गया। इसी वजह से वोर्डन इतनी सारी एबिलिटीज इतनी अच्छी तरह यूज कर पाता था। नॉर्मल लोग सिर्फ अपनी ही एबिलिटी चूज करते थे, पर वोर्डन जैसे इंसान के लिए ये गेम एक गोल्ड माइन था। मिलिट्री स्कूल्स में ये गेम बहुत पॉपुलर है। मिलिट्री के अपने सर्वर्स भी हैं। पावर लेवल इनपुट करो और सेम लेवल के लोग मिल जाते हैं। जो लोग झूठ बोलकर वीक लोगों को बुली करते थे वो कभी स्ट्रांग नहीं बनते। क्विन कैप्सूल के पास गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये गेम बिल्कुल वही था जो उसे चाहिए था। प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, फाइट्स और कोई पहचान भी नहीं। पर जब उसने प्राइस टैग देखा तो आंखें फट गईं। इतने जीरो जितने उसने जिंदगी में नहीं देखे थे। ये उसके लिए इम्पॉसिबल था। वोर्डन हंस पड़ा। अरे टेंशन मत ले, अकेडमी के पास पूरा रूम भरा है इन वीआर कैप्सूल से। क्विन शॉक में बोला, सच में? चल वापस चलते हैं और तुझे तेरा नेक्स्ट लेवल दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये था माय वैम्पायर सिस्टम चैप्टर 50 वीआर गेम, सिर्फ कहानी कोड पर। अगले चैप्टर्स में क्विन के ग्रोथ का असली सफर शुरू होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त चैप्टर के साथ।